हेलो दोस्तों, डीटीवी सर्किट की एक और वीडियोस में वेलकम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एवोल्यूशन और नेटफ्लिक्स की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए अपने आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब रीड हेस्टिंग्स और मार्क रेंडोल्फ ने मिलकर इस प्रोजेक्ट का प्लान बनाया। रीड हेस्टिंग्स ने अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी प्योर एट्रिया कॉरपोरेशन को बेचा था, जिसका $750 मिलियन का एक्विजिशन हुआ था ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से, और वहीं से उन्होंने अपने वेंचर का आइडिया सोचा। रीड हेस्टिंग्स का पहला बजट रफली $2.5 मिलियन था, जो उन्होंने प्योर एट्रिया के सेल से इन्वेस्ट किया। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड डीवीडी रेंटल सर्विस के तौर पर स्टार्ट हुआ था, जिसमें लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर डीवीडीज मंगा सकते थे। नेटफ्लिक्स का पहला ऑफिस स्कॉट्स वैली कैलिफोर्निया में था, जो एक छोटी सी जगह थी और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम स्टार्ट हुआ। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे, जैसे कि इंटरनेट पेनिट्रेशन लो थी और लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग एक नया कंसेप्ट था। उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल में सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस का आइडिया इसलिए रखा ताकि लेट फीस का मसला ना हो, जो उस वक्त के ट्रेडिशनल रेंटल स्टोर्स जैसे ब्लॉकबस्टर में एक कॉमन इशू था। अर्ली डेज़ में नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बार पार्टनरशिप्स की कोशिश की, जैसे ब्लॉकबस्टर के साथ 2000 में नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की ऑफ़र की थी $50 मिलियन के एक्सचेंज में, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। ये डिसीजन ब्लॉकबस्टर के लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट बन गया, जब बाद में नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग का मॉडल एडॉप्ट करके मार्केट को डोमिनेट कर लिया। नेटफ्लिक्स का पहला ब्रेक टफ 2007 में आया, जब उन्होंने स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट स्पीड और अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो रही थी और लोग ट्रेडिशनल केबल टीवीज़ के अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपना पहला ओरिजिनल कंटेंट 2013 में लॉन्च किया, जो था हाउस ऑफ कार्ड्स। ये उनके लिए एक गेम चेंजर था और ये प्रूव किया कि नेटफ्लिक्स सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि कंटेंट क्रिएटर भी बन सकता है। आज के वक्त में नेटफ्लिक्स के पास हज़ारों टाइटल्स हैं, जिसमें मूवीज़, टीवी शोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और ओरिजिनल प्रोडक्शंस शामिल हैं। नेटफ्लिक्स के ओनर्स की जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। रीड हेस्टिंग्स को जो अब भी नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं, ने अपनी लीडरशिप स्किल्स और रिस्क टेकिंग एबिलिटी से कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक बनाया। उन्होंने हमेशा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एम्बेरेस किया और अपने कंपटीटर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग एज रखा। उनका फोकस हमेशा कंज्यूमर कन्वीनियंस और कंटेंट क्वालिटी पर रहा है। मार्क रेंडोल्फ ने अर्ली 2000s में नेटफ्लिक्स छोड़ दिया था। उनका रोल शुरुआती प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में क्रिटिकल रहा। आज नेटफ्लिक्स का बिजनेस टाइप डाइवर्सिफाइड एंटरटेनमेंट सर्विस है, जिसमें उनका प्राइमरी फोकस स्ट्रीमिंग पर है, लेकिन उन्होंने फिजिकल डीवीडीज़ का बिजनेस अब तक बंद नहीं किया, जो उनके लेगेसी मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और उनके सब्सक्राइबर्स दुनिया भर में 200 मिलियन से ज़्यादा हैं। ये ग्लोबल कोलैबोरेशंस पर काम करते हैं, जैसे कोरियन ड्रामाज, इंडियन मूवीज़ और यूरोपियन कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना। इस तरह उन्होंने ट्रूली ग्लोबल ऑडियंस बिल्ड की। नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसे डिज्नी प्लस, अमेज़ॉन प्राइम और एप्पल टीवी प्लस, लेकिन उनका फोकस अपनी आइडेंटिटी और यूनिक कंटेंट बनाने पर है। आज रीड हेस्टिंग्स और उनकी टीम विजन है कि नेटफ्लिक्स सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि लोगों के कल्चर रूटीन एक इंटीग्रल हिस्सा बन जाए। उनकी स्टोरी का एग्जांपल है कि कैसे एक छोटी सी कंपनी जो डीवीडीज़ रेंट करती है, दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट एम्पायर बन गई। नेटफ्लिक्स का सफ़र सिर्फ एक बिज़नेस स्टोरी नहीं, बल्कि
एक एवोल्यूशन का एग्जाम्पल भी है। रीड हेस्टिंग्स ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने डिसीजंस को टाइम के हिसाब से एडजस्ट किया। अब उन्होंने देखा कि डीवीडी रेंटल का मॉडल लिमिटेड है। उन्होंने स्ट्रीमिंग पर फोकस किया, जो उस वक्त एक रिस्की मूव था। इंटरनेट स्पीड इतनी रिलायबल नहीं थी और लोग स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर अनश्योर थे, लेकिन हेस्टिंग्स का विजन क्लियर था। उनका मानना था कि स्ट्रीमिंग फ्यूचर है और उन्होंने उसी डायरेक्शन में अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने शुरू किए। शुरुआत में नेटफ्लिक्स को कई बैरियर्स फेस करने पड़े। उस वक़्त लोग ट्रेडिशनल टीवी और केबल सब्सक्रिप्शन के आदत में थे और उनको कन्विंस करना कि स्ट्रीमिंग एक बेटर अल्टरनेटिव है एक चैलेंज था। लेकिन नेटफ्लिक्स ने अपने यूनिक एल्गोरिथम्स और रिकमेंडेशन सिस्टम से यूज़र्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उनका डाटा ड्राइवन अप्रोच उनको कंपटीटर से अलग बनाता था। इस अप्रोच के ज़रिए उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स की प्रेफरेंसेस को समझा और उसके मुताबिक कंटेंट डेवलप करना शुरू किया। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट नेटफ्लिक्स का है उनका रिस्क टेकिंग नेचर। जब ट्रेडिशनल स्टूडियोज़ अपने कंटेंट को रिलीज़ करते वक्त सेफ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते थे, नेटफ्लिक्स ने बोल्ड और यूनिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। उनका फोकस सिर्फ हॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने इंटरनेशनल कंटेंट को प्रमोट करना स्टार्ट किया, जैसे स्पेनिश सीरीज़ मनी हीस्ट और कोरियन सीरीज़ स्क्विड गेम। ये शोज़ ग्लोबल हिट्स बन गए और नेटफ्लिक्स के ब्रांड को वर्ल्ड वाइड और स्ट्रेंथ कर दिया। नेटफ्लिक्स के एक्सपेंशन की बात करें तो उन्होंने अपने कंटेंट के लिए काफ़ी पार्टनरशिप्स और ऑक्यूशंस भी किए, लेकिन उनका हर डिसीजन सक्सेसफुल नहीं था। नेटफ्लिक्स का पहला प्लान था अपने प्लेटफॉर्म के लिए डीवीडीज ही रखना और स्ट्रीमिंग पर सिर्फ स्पोर्ट फीचर के तौर पर काम करना। लेकिन जब कॉम्पिटिशन्स जैसे हुलू और अमेज़ॉन प्राइम ने स्ट्रीमिंग में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू किए, नेटफ्लिक्स ने भी अपने कंटेंट मॉडल को एक्सक्लूसिवली स्ट्रीमिंग पर शिफ्ट कर दिया। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हुआ। आज नेटफ्लिक्स दुनिया भर में 190+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है और हर रीजन के हिसाब से कस्टमाइज्ड कंटेंट ऑफ़र करता है। लेकिन इस जर्नी में उन्होंने कई बैरियर्स फेस किए हैं, जैसे चाइना में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से ऑपरेट करना मुश्किल है। इस वजह से नेटफ्लिक्स अब तक चाइना में अपना फुट होल्ड इस्टेब्लिश नहीं कर सका। इसके बावजूद नेटफ्लिक्स का इन्फ्लुएंस एशिया पैसिफिक रीजन में रैपिडली ग्रो कर रहा है, जिसमें लोकल पार्टनरशिप्स और प्रोडक्शंस का बड़ा रोल है। नेटफ्लिक्स का एक और डिफाइनिंग फैक्टर है उनका फोकस इनोवेशन पर। जब दुनिया केबल टीवीज़ और डीवीडीज़ से मूव कर रही थी, नेटफ्लिक्स ने उस शिफ्ट को अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया और अपने मॉडल को अडेप्ट कर लिया। उन्होंने अपने कंपटीटर्स से हमेशा एक स्टेप आगे रहने की कोशिश की। इसका एक रिसेंट एग्जांपल है उनका मोबाइल गेमिंग में एंट्री। ये स्टेप उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उन्हें पता है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया कंस्टेंटली इवॉल्व कर रही है और उनको हमेशा नए ट्रेंड्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। नेटफ्लिक्स की सक्सेस की पीछे एक और रीज़न उनका कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। उनका कंटेंट हर एज ग्रुप और डेमोग्राफिक के लिए अवेलेबल है। उनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी फ्लेक्सिबल हैं जो उन्होंने अफोर्डेबल बनाता है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कंटेंट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की और ये उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक मेजर रीज़न है। रीड हेस्टिंग्स और उनकी टीम की कहानी एक इंस्पायरेशन है कि कैसे हार्ड वर्क, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग के ज़रिए एक सिंपल आइडिया को $1 बिलियन एम्पायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेटफ्लिक्स का फ्यूचर अब भी ब्राइट लगता है क्योंकि उनका फोकस हमेशा आगे बढ़े और नए हॉरिज़ॉन एक्सप्लोर करने पर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैंने अच्छे से ही एक्सप्लेन किया हो नेटफ्लिक्स के ओनर्स की और नेटफ्लिक्स की जो थी ना
ग्रोथ की जो स्टोरी थी वो भी मैंने आपको क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर दी। और इस वीडियो का जो मैंने टॉपिक इंस्पायरेशन ली है वो मैंने ज़ेम टीवी से ली है। ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ज़ेम टीवी से ली है। और उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अभी न्यू चैनल है तो आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिव भी मिल सकता है और लाइक से तो मिलता ही है और व्यूज़ भी अच्छे खासे ही आ जाते हैं। तो और कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, या तो मेरे ईमेल पे जाके अबाउट पे जाके मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पर भी मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों देखें, मैं अब कंस्टेंटली वीडियोस डाल रहा हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मैंने कंस्टेंटली वीडियोस डाली हैं और आगे भी मैं डालता रहूँगा।